में। सो आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप इसको करंट अफेयर से भी रिलेट करके देख सकते हैं। किन किन टॉपिक पे हमको बात करना है, पहले वन बाय वन उस टॉपिक के बारे में जान लेते हैं, ताकि अगर आपने इस टॉपिक को, इस कंटेंट को पहले से कवर कर रखा है तो वीडियो आपके लिए नहीं है, प्लीज़ आप वीडियो को स्किप कर देना। अदरवाइज अगर आप इस टॉपिक को अभी तक कवर नहीं किए हैं तो वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी रिलेवेंट होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो पहला टॉपिक है, के एन शांत कुमार को किस संस्था का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, इसके बारे में एनालिसिस करेंगे। सेकंड है, 2023 शास्त्र रामानुजम पुरस्कार को किसे सम्मानित किया गया है, इसके बारे में बात किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है, भारत में चुनावी बॉन्ड का अधिकृत विक्रेता कौन है, इसमें कुछ नई बातें भी अपडेट की गई हैं, इसलिए न्यूज बना हुआ है, तो इसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट है, विश्व कपास दिवस कॉटन डे के बारे में बात करना है। कॉटन का उपयोगिता क्या है, जीडीपी में क्या उपयोगी है, कौन सा देश है जो कि सबसे ज्यादा उत्पादक के लिए जाना जाता है, क्लियर। और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की घोषणा किया है बिहार राज्य ने, तो किन किन सेगमेंट में किया है और ये कारण क्या बना कि इनको ऐसा पहल करना पड़ा, तो इसके बारे में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। पहला टॉपिक है कि के एन शांत कुमार को किस संस्था का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे, ये के एन शांत कुमार हैं। ओके, इनको नियुक्त किया गया है किसके लिए, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का इनको चेयरमैन बनाया गया है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का इनको चेयरमैन बनाया गया है, क्लियर। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का जो स्थापना है वह 27 अगस्त 1947 को किया गया था। याद रखना, टोटल 97 या 98 अखबार को साथ में लेकर के प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का स्थापना किया गया था। तो हो सकता है कि के एस शांत कुमार को, क्योंकि ये तो करंट का टॉपिक हो गया, तो यहाँ से मैटर ना पूछकर प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का स्थापना पूछ ले, मुख्यालय पूछ ले, तो नई दिल्ली में मुख्यालय है। स्थापना 27 अगस्त 1947 को हुआ था। टोटल 97 या 98 अखबारों को साथ मिलाकर इस ट्रस्ट का स्थापना किया गया था। के एन शांत कुमार अभी के लिए चेयरमैन है और यह जो पद है 1 साल तक रहेगा, यानी 12 महीने के लिए पद वैलिड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, 2023 शास्त्र रामानुज पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है, क्लियर। याद रखना, 2023 का जो श्रीनिवास रामानुजम जो थे उनके नाम से यह शास्त्र रामानुज पुरस्कार का स्थापना किया गया था, तो किसको सम्मानित किया गया है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे, यह कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर के पद पर हैं। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर पद पर हैं। इनका नाम है इक्सी यांग झांग। याद रखना, इक्सी यांग झांग जो है कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर पद पर अभी विद्यमान है और इनको यह 2023 का शास्त्र रामानुजम पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। गणित के क्षेत्र में योगदान इन्होंने दिया है, जिसके लिए इनको सम्मानित किया जा रहा है। 10,000 अमेरिकी डॉलर का जो नगद राशि होती है, इस पुरस्कार के रूप में भी इसको दिया जाता है। जो श्रीनिवास रामानुजम थे वो महान भारतीय गणितज्ञ थे। विश्लेषण और संख्या सिद्धांत के लिए इनको जाना जाता है। अभी तक 3840 गणितीय प्रमेय का जो संकलन इन्होंने किया था, अगर उसको परीक्षण की बात करें तो अभी तक उसमें मैक्सिमम इनका जो प्रमेय है वह सही सिद्ध ही पाया गया है, क्लियर। भारत में चुनावी बॉन्ड का अधिकृत विक्रेता कौन है, ये चीज आपको जानना चाहिए। 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हो जाता है। आई होप कि कभी इस पे बहुत ही स्पेसिफिक वीडियो लेकर आऊंगा, लेकिन अभी एक शॉर्ट में जो भी एग्जाम का कंटेंट हो सकता है, जो कि एग्जाम में एक ओवरव्यू एमसीक्यू के फॉर्म में पूछे जा सकते हैं, सारे मैटर को यहाँ पे एक शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में एकत्रित किया गया है, इसको हम जानेंगे, ठीक है। भारत में चुनावी बॉन्ड का आपने नाम सुना होगा कि अब क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति किसी पार्टी को डायरेक्ट पैसा स्पॉन्सर न करके, डायरेक्ट चुनावी सहायता न करके, अब उसमें पारदर्शिता लाने के लिए चुनावी बॉन्ड का नियम लाया गया है, चुनावी बॉन्ड का पहल किया गया है। चुनावी बॉन्ड जो है वह भारत में कौन सा बैंक बेच सकता है, तो ओनली वन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई से चुनावी बॉन्ड बेचे जाते हैं और ये बॉन्ड किनको दिया जा सकता है, तो जो पंजीकृत बस पार्टियां हैं ना उन्हीं को। ऐसा नहीं कि किसी भी पार्टी को हम चुनावी बॉन्ड के थ्रू सहायता दें, उनके चुनाव में पैसा स्पॉन्सर करें, बिल्कुल नहीं है। जो पंजीकृत पार्टियां हैं ना उन्हीं को दे सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अगर आपको वहां पर ऑप्शन में आ जाता है, कई सारे बैंकों का नाम आ जाता है कि चुनावी बॉन्ड बेचने के लिए कौन सा बैंक अधिकृत है, तो सिर्फ और सिर्फ भारत में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। ये आपको याद रखना है। क्या होता है चुनावी बॉन्ड, तो बिना किसी अधिकतम सीमा के 10,000, 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ या उसके गुणकों में जारी किया जाता है, यानी कोई इसका मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, ठीक है।
यह बॉन्ड जारी तारीख से 15 दिनों तक वैध रहता है। जिस तारीख को यह जारी किया जाता है उस तारीख से 15 दिनों तक यह वैध रहता है। यह बॉन्ड पंजीकृत राजनीतिक पार्टी के निर्देशित खाते में प्रतिदेय होता है। यह बॉन्ड भारत के किसी व्यक्ति जो कि भारत का नागरिक हो के द्वारा जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर, ये मंथ आपको याद रखने हैं, जनवरी, अप्रैल, जुलाई, जनवरी या अप्रैल या अक्टूबर के महीने में जारी किए जाते हैं। ठीक है, इस मंथ के भी फॉर्मेट में आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है कि जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर के महीने में जारी किया जाता है और जारी करने के डेट से 15 दिन तक यह जो बॉन्ड है वह वैलिड होता है। ठीक है, क्लियर। अगर आप 20,000 से कम का योगदान दे रहे हैं चुनावी बॉन्ड के थ्रू किसी पार्टी को, तो पैन कार्ड देने का जो अनिवार्यता है वह हटा दिया गया है। यानी 20,000 या 20,000 से कम राशि अगर आप किसी पार्टी को दे रहे हैं तो जो पैन कार्ड लगाने का साथ में अनिवार्यता है डॉक्यूमेंटेशन में, उससे आप बच जाते हैं। ठीक है, उद्देश्य क्या है? चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता लाना। देखिए, ये तो नियम बनाया गया है, लेकिन जो इसके विरोध में बातें करी जाती हैं एक बार उसको भी आप सोचना बहुत ध्यान से। जैसे कि स्टेट बैंक इसका आधिकारिक व्यक्ति है बॉन्ड को बेचने के लिए। स्टेट बैंक एक सरकारी संस्था है। अब ये बताइए कि जो सरकार में लोग हैं, सरकारी जो व्यक्ति हैं, एक सरकारी संस्था के द्वारा कोई बॉन्ड बेचा जा रहा है। ठीक है, तो सरकार तो बहुत अच्छे से इसके बारे में पता लगा सकता है ना कि कौन व्यक्ति है जो किस पार्टी को चुनावी बॉन्ड के थ्रू मुद्रा दे रहा है, पैसा दे रहा है, ये बहुत अच्छे से जाना जा सकता है। जो कि विरोध में बातें कही जा सकती है, इसके विरोधाभास में बातें कही जाती हैं कि यह कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है, सत्तारूढ़ पार्टी को बिल्कुल इसका पूरा का पूरा मुनाफा है कि भाई 20,000 के अगर ऊपर की बात करें, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, तो इतना पैसा कोई ऐसे पार्टी को क्यों देना चाहे जो कि सत्तारूढ़ पार्टी को लगे कि यार हमारे अगेंस्ट में किसी दूसरे पार्टी को दिया जा रहा है। इसका कोई ये प्रोटोकॉल नहीं है कि ये बातें कोई डिपार्टमेंट का व्यक्ति किसी को बताएगा नहीं। हालांकि पब्लिकली शो नहीं होता है कि किस पार्टी को आपने बॉन्ड के थ्रू पैसा दिया है, लेकिन एक सरकारी व्यक्ति सरकार को तो बता सकता है ना। क्लियर, इसका कोई प्रोटोकॉल नहीं है, कोई ऐसी बॉडी का संरचना नहीं किया गया है कि किस बॉडी के अंतर्गत इस बात की प्राइवेसी रखी जाएगी। तो विरोध में ऐसी बातें कही जाती है कि सरकार को पता चल सकता है कि आप किस पार्टी को स्पॉन्सर कर रहे हैं चुनावी बॉन्ड के थ्रू। तो ये जो व्यू मैंने बात करी ना, ये वन डे एग्जाम या एमसीक्यू के व्यू से बात नहीं करी है, ये मैं आंसर राइटिंग के व्यू से बात किया है कि जब हम आंसर राइटिंग करेंगे तो पक्ष में तो सही है कि अच्छी बात है, पारदर्शिता है कि आप किसी को बिल्कुल हाव हुआ बना करके ढोल पीट के नहीं बताओ कि आप किस पार्टी को कितना पैसा देने जा रहे हो चुनाव में योगदान देने के लिए, इलेक्शंस में योगदान के लिए। आप बैंक के माध्यम से पारदर्शिता के थ्रू आप बॉन्ड खरीदिए और उस बॉन्ड के खरीदने में जो पैसा लगता है जिस पार्टी को आप देना चाहते हो उस पार्टी को आप दे दीजिए। लेकिन इसके विरोध में बातें भी कही जाती हैं कि सरकार बहुत आसानी से चाहे तो इसके बारे में पता लगा सकती है कि आप किस पार्टी को कितना पैसा दिए हैं। ठीक है, तो ये था चुनावी बॉन्ड, कभी इस पर और विशेष रूप से बात किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट है विश्व कपास दिवस, वर्ल्ड कॉटन डे। क्लियर, सो 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र विश्व कपास दिवस के रूप में मनाती है। तो याद रखना यूएन कॉटन डे को भी इस नाम से, विश्व कपास दिवस को यूएन कॉटन डे के भी नाम से जानते हैं। तो आप ये भी याद रखना किसको यूएन कॉटन डे के नाम से भी जानते हैं। कपास में नकारात्मक फुटप्रिंट, कार्बन फुटप्रिंट, याद रखना कार्बन फुटप्रिंट होता है। अब कहेंगे कि कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है। देखिए, किसी व्यक्ति, किसी संस्था या किसी उद्योग के द्वारा, ये नाम याद रखना, किसी व्यक्ति, किसी संस्था या किसी उद्योग के द्वारा उत्सर्जन के रूप में जब कार्बन लगभग नकारात्मक के रूप में उत्सर्जित होता है, जब कार्बन उत्सर्जित होता है तो उसको हम कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। ये भी आप याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये जहां तक मुझको याद है कि 2022 या 22 या 21 वाले यूपीएससी के मेंस के पेपर में कार्बन फुटप्रिंट का चर्चा था। तो याद रखना किसी व्यक्ति, किसी संस्था या किसी उद्योग के द्वारा जब प्रोडक्शंस के दौरान या किसी कार्य के दौरान कार्बन का उत्सर्जन होता है ना, तो उस उत्सर्जन को हम कार्बन फुटप्रिंट के रूप में जानते हैं। तो जो कपास है, कपास के उत्पादन में जो
कार्बन फुटप्रिंट है वह ना के बराबर होता है। यानी आप कह सकते हैं कि 97 टू 98% जो कार्बन है उसका उत्सर्जन नहीं होता है कपास के उत्पादन में। क्लियर? तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, उसके बिल्कुल मित्रता के भाव में इसको आप देख सकते हैं। क्लियर? पर्यावरण को स्वच्छ रखने में योगदान देता है। भाई सिंपल सी बात है कि अगर कार्बन का उत्सर्जन नहीं कर रहा है, कार्बन फुटप्रिंट नकारात्मक के बराबर है, तो बिल्कुल स्वच्छ वातावरण के लिए योगदान दे रहा है। डब्ल्यूटीओ ने 2019 में 4 कपास उत्पादक उप सहारा अफ्रीकी राज्यों जैसे कि बेनिन, चाड, बुर्किना फासो, माली के पहल पर विश्व कपास दिवस शुरू किया था। याद रखना, क्वेश्चंस यहां से भी बनाया जा सकता है कि डब्ल्यूटीओ ने 2019 में 4 कपास उत्पादक उप सहारा जो अफ्रीकी राज्य हैं, कौन कौन? बेनिन, चाड, बुर्किना फासो और माली के पहल पर विश्व कपास दिवस का शुरुआत किया था। अब यहां पे डब्ल्यूटीओ के बारे में जान लेते हैं। क्लियर? डब्ल्यूटीओ देखिए 1 जनवरी 1995, याद रखना 1 जनवरी 1995 को इसका स्थापना हुआ था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। अगर इसके मुख्यालय की बात करें, इसका मुख्यालय जेनेवा में है। क्लियर? इसका मुख्यालय जेनेवा में है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जेनेवा में है। 1 जनवरी 1995 को इसका स्थापना किया गया था। डब्ल्यूटीओ ने 2019 में 4 कपास उत्पादक जो उप सहारा अफ्रीकी राज्य हैं, बेनिन, चाड, बुर्किना फासो और माली के पहल पर विश्व कपास दिवस की शुरुआत किया था। ठीक है? लगभग अगर बात करें तो 28.67 मिलियन उत्पादकों को आजीविका प्रदान करता है कपास। ठीक है? 75 देशों यानी 75 देशों में कपास उगाया जाता है। तो कपास के बारे में हमने बिल्कुल एक ऐतिहासिक परिदृश्य, भौगोलिक परिदृश्य के रूप में हमने सब कुछ जान लिया कि आज के समय में विश्व में 75 ऐसे कंट्री हैं जहां पर कपास का उत्पादन किया जाता है। लगभग 28.67 मिलियन जो उत्पादक हैं उनके आजीविका का यह कारण है, आजीविका इसके माध्यम से मिलता है। यहां पर थोड़ा सा अगर अवेयरनेस की बात, इसको हम जीके कह सकते हैं कि ये जीके है। सो भारत विश्व का दूसरा उत्पादक देश है। किसमें? कपास में। पहला जो है वह चीन है। गुजरात भारत में फर्स्ट है कॉटन प्रोडक्शन में। क्लियर? सो ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की घोषणा बिहार राज्य के द्वारा किया गया है। जैसे ही बिहार का जातीय जनगणना 2023 पब्लिश हुआ सरकार के द्वारा, तुरंत एक पहल किया गया ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण का। कहां पर? तो सरकार द्वारा न्यायिक सेवा और सरकार द्वारा संचालित जो लॉ कॉलेज हैं और विश्वविद्यालय है, उसमें ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से जो कमजोर, इकोनॉमिकली वीकर जो सेक्शन है, उनके लिए 10% आरक्षण का बात कहा गया है। अब इसका देखिए कोई बहुत दिमाग लगाने वाला मैटर नहीं है, कोई दिमाग लगाने वाला बहुत बड़ा बात नहीं है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। अगर हम बिहार का जो जातीय जनगणना अभी 2023 पब्लिश हुआ है, उस जनगणना में जो ओबीसी है वो 27.12% है, ईडब्ल्यूएस 36.01% है, जनरल 15.52% है, एससी 19% है और एसटी 1.68% है। जो ईडब्ल्यूएस हैं उनको यहां पे टारगेट किया गया है। अगर आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और एससी और एसटी को मिला दें तो जो जनरल कैटेगरी यहां पर है 15.52% है। तो जो 2024 का लोकसभा चुनाव होने वाला है, अब आप समझ सकते हैं कि प्ले ग्राउंड पे किस हिसाब से खेल होने वाला है, किस हिसाब से प्रत्याशी उतारे जाएंगे। ठीक, ये तो हो गया चुनावी परिदृश्य की बातें। हमें बिल्कुल चुनाव के परिदृश्य बात करना ही नहीं है। अब जो जनरल कैटेगरी है वो 15.52% है। ठीक है? और जनरल कैटेगरी में जो लोग इकोनॉमिक रूप से कमजोर हैं, एक पैरामीटर तैयार किया गया है कि कितने कैटेगरी के अंतर्गत आपके पास भौगोलिक जमीन होनी चाहिए, आपका निवास होना चाहिए। मेट्रो सिटीज में है तो क्या आंकड़ा है, ग्रामीण अंचल में है तो क्या आंकड़ा है। अगर उस कैटेगरी को फुलफिल करते हैं तो आप ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं। तो जो 15.52% जनरल कैटेगरी जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, तो ईडब्ल्यूएस का जो 10% का यहां पर पैरामीटर का घोषणा किया गया, आप समझ सकते हैं कि सरकार का जो मनोकामना है, मनोवृत्ति है, जो पहल है, क्या करना चाहती है और क्यों लाया गया है।
तो सरकार द्वारा न्यायिक सेवा, सरकार द्वारा संचालित लॉ कॉलेज और विश्वविद्यालय में जो EWS कैटेगरी में लोग आएंगे उनको 10% आरक्षण की बात करी गई है। अब यहां से क्वेश्चंस इसके पृष्ठभूमि पे भी बन सकता है, जो कि बैकग्राउंड रहा है EWS का। 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में संशोधन किया गया है। क्वेश्चंस यहां से भी बन सकता है, इस टॉपिक को प्लीज आप नोट डाउन कर लेना। ये जीके नहीं, ये करंट अफेयर का ही टॉपिक बनेगा अगर एग्जाम में आता है तो, ठीक है। कि जो 10% आरक्षण EWS के लिए किया गया है, 103वें संविधान संशोधन अधिनियम, ये भी आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत 10% EWS का व्यवस्था किया है केंद्र सरकार ने। आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में संशोधन किया गया है इस अधिनियम के द्वारा। आर्टिकल 15(6) को ला करके सरकारी नौकरी में आरक्षण का प्रावधान किया गया है, और आर्टिकल 16(6) जो क्लॉज 6 है, शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की बात करी गई है, ठीक है। ये किनके लिए? EWS, ये प्लीज आप इसको जरूर नोट कर लेना। बाकी ये करेंट है, अभी अगर आने वाले समय में कुछ और पहल तो फिर से ये रिपीट होगा, रिवीजन होगा, लेकिन इसको प्लीज आप याद कर लेना, ठीक है। क्लियर? सो एवरीबॉडी, आज का जो टॉपिक था इसी टॉपिक पे हमें बात करनी थी और हमने कर लिया। अगर आप ये एनालिसिस एंजॉय किए होंगे तो प्लीज आप इसको छोटा सा शॉर्ट नोट्स के रूप में कन्वर्ट कर लीजिए। मैं यहाँ चाहता तो बिल्कुल PDF फॉर्मेट चलाकर भी बातों पे बात आपसे की जा सकती थी, लेकिन एक अपने नोट्स को लिखना और अपने नोट्स पे बात करने में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल तो रहता है, थोड़ा फैमिलियर भी फील होता है कि हम एक मेहनत के थ्रू एक मेहनत की बातें बता रहे हैं। सो बस यही रीजन था कि मैं अपने हैंड से ही नोट्स अपना तैयार करता हूँ, अपने ही हैंड राइटिंग का, जो कि मेरा हैंड बुक का नोट्स या जो मेरा नोटबुक रहता है। क्लियर? सो चलिए फिर मिलते हैं अगले सेगमेंट में, तब तक थैंक यू सो मच, धन्यवाद। हाँ, अगर कोई भी कमी कुछ ऐसा हुआ है वीडियो में जो कि मैं कंटेंट एनालिसिस नहीं कर पाया हूं, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में अपनी बातों को, अपनी सलाहों को दे सकते। थैंक यू सो मच वॉचिंग, थैंक यू।